आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर माला श्रीवास्तव। नमस्कार। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देश और पूरा विश्व जो है पहली और दूसरी लहर से निपट चुका है कोरोना की, और अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद तीसरी लहर उतनी गंभीर ना हो। लेकिन इन दोनों लहरों में सभी डॉक्टर्स ने, सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने एक बेहद चुनौती भरे माहौल में काम किया और बहुत सी चुनौतियों का सामना किया। और अब कुछ अलग तरह की चुनौतियां, कुछ अलग तरह के चैलेंजेस का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। इस पर हम अपने इस कार्यक्रम में आगे चर्चा करेंगे। श्रोता अगर हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं 1800-115767 पर। इसके अलावा आप 23314444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 लगाना न भूलें। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर माला श्रीवास्तव। डॉक्टर माला एक महिला रोग विशेषज्ञ हैं और आज हम अपने इस कार्यक्रम में इन्हीं से जुड़े कई सवालों पर उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर माला, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर माला जी। डॉक्टर माला, कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम इस समय वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है देश में, उस पर हम एक नजर डाल लेते हैं। भारत ने 51 करोड़ से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली और आज 49 लाख से अधिक डोज दी गई हैं 5 राज्यों, खासकर उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में करीब 1 करोड़ व्यक्तियों को डोज दी गई है। डॉक्टर माला, पहला और दूसरी वेव जो थी, अगर हम बात करें तो आप लोगों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा होगा, खासकर महिला रोग विशेषज्ञ की बात करें। अब किस तरह की चुनौतियों का आप सामना करना पड़ रहा है आपको, महिलाओं को ये समझाने के लिए कि वैक्सीन जो है कितना जरूरी है कोरोना से बचने के लिए? डॉक्टर माला। डेफिनेटली फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव दोनों में हमें बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हम पहली वेव में जो हमारी गर्भवती महिलाएं थीं, उनको इतना ज्यादा सीरियस डिजीज नहीं हुई थी। उनको माइल्ड डिजीज होती थी और वो ठीक हो जाती थी। उनको प्रीटर्म लेबर होता था, अबॉर्शंस होते थे, लेकिन महिलाओं की जान को ज्यादा खतरा नहीं था। जब सेकेंड वेव आई तो महिलाओं के ऊपर काफी भारी पड़ी, प्रेग्नेंट मदर्स के ऊपर काफी भारी पड़ी। हमने सेकेंड वेव में काफी प्रेग्नेंट महिलाओं को खोया है। उसमें हमने देखा है कि जो प्रेग्नेंट मदर्स थी, उनकी इम्यूनिटी वैसे भी थोड़ी सी डाउन होती है। अगर उनको कोविड हो जाता है तो उनको ये बीमारी बहुत ज्यादा असर करती है। पहले वेव में हमने गर्भवती महिलाओं को नहीं खोया, लेकिन सेकेंड वेव में हमने काफी गर्भवती महिलाओं को खोया। दे हैड टू बी लॉस्ट देम। तो अब जब वैक्सीन आ चुकी है तो हम अपनी सारी महिलाओं को कहते हैं, इवन प्रेग्नेंट मदर्स को कहते हैं कि आप जरूर अपनी वैक्सीन लगाएं, इससे आपका बचाव होगा। क्योंकि ये बीमारी नई बीमारी है, इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ पता भी नहीं है और इसका ज्यादा कोई बचाव भी नहीं है। वैक्सीन एक ऐसी चीज है जो हमें इस बीमारी से बचा सकती है और कम से कम हमें अच्छी इम्यूनिटी दे सकती है इस बीमारी के अगेंस्ट में। जी। तो हम सारी महिलाओं को कहते हैं, प्रेग्नेंट मदर्स को कहते हैं कि जब आपकी बारी आए आप अपनी वैक्सीन जरूर लगाएं। जी। डॉक्टर माला, अब प्रश्न ये उठता है कि गर्भधारण करने वाली जो महिलाएं हैं उन्हें किस स्टेज पर वैक्सीन लगवानी चाहिए? शुरू के 3 महीने में, मिडिल में या बाद के 3 महीने में? वैसे तो जब आपकी बारी आए आप लगा सकते हैं। पूरे प्रेगनेंसी के दौरान आप कभी भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले 3 महीने में नहीं लगाएं, सेकेंड 3 महीने में नहीं लगाएं या लास्ट के 3 महीने में नहीं लगाएं। जब भी आपकी बारी आए आप जरूर लगाएं, क्योंकि ये वैक्सीन थ्रू आउट प्रेगनेंसी कारगर है और ये सिर्फ महिलाओं को नहीं, उनके बच्चों को भी प्रोटेक्शन देती है। जो वो बेबी फीटस को जो पाल रही हैं अपने गर्भ में, उसको भी वैक्सीन के द्वारा इम्यूनिटी मिलती है और उसको भी सशक्तिकरण होता है इस बीमारी के अगेंस्ट में। और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो महिला स्तनपान कराती हैं, उनको भी वैक्सीन लेना चाहिए बिना झिझक, क्योंकि उससे फिर वो इम्यूनिटी अपने बच्चों को ट्रांसफर कर रही हैं। जी।
डॉक्टर, जनरली सामान्य तौर पर यह प्रश्न आता है कि अगर कोई महिला वैक्सीन लेती है तो वैक्सीन लेने के कितने घंटे बाद या कितने दिन बाद वो स्तनपान करा सकती है? ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वैक्सीन लेने के तुरंत बाद भी करा सकते हैं। नॉर्मली वैक्सीन के बाद आधे घंटे हम ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हैं पेशेंट्स को। उस दौरान अगर कोई उसको साइड इफेक्ट नहीं होता है तो फिर हम उसको घर भेज देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वैक्सीन लगाने के 2 घंटे के बाद तक स्तनपान नहीं करा सकते या 3 घंटे तक नहीं करा सकते। ऐसा कोई रोक टोक नहीं है। वो स्व इच्छा से ऑन डिमांड बच्चे को फीड करा सकती हैं। जी डॉक्टर, वैक्सीनेशन लेने से पहले जो गर्भवती महिलाएं हैं, ये वैक्सीनेशन के बाद उन्हें क्या कुछ खास सावधानियों की भी जरूरत होती है? नॉर्मली हम कहते हैं कि अगर आपको किसी तरह की फीवर है तो आप वैक्सीन ना लें। कम से कम 1 हफ्ता आप वैक्सीन ना लें। तो ये एक प्रिकॉशन हम लोग जरूर कहते हैं पेशेंट्स को। अदरवाइज और कोई प्रिकॉशन नहीं है। सब तरह की महिलाएं लगवा सकती हैं। प्रेग्नेंट मदर्स भी वैक्सीन लगवा सकती हैं। वैक्सीनेशन के बाद कुछ महिलाओं को फीवर हो सकता है तो उसके लिए क्रोसिन देते हैं और कोई ज्यादा साइड इफेक्ट होता नहीं है। जहां पर इंजेक्शन लगता है वहां पर थोड़ा पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है। कुछ लोगों को लूज मोशन भी होता है लेकिन वो 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। माइनर साइड इफेक्ट्स ही देखे गए हैं, कोई मेजर साइड इफेक्ट्स इसका नहीं देखा गया है। जी डॉक्टर, वैक्सीनेशन के दौरान या वैक्सीनेशन लेने से पहले या जैसे देखा गया है कि गर्भवती महिलाओं के अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो सामान्य तौर पर आम दिन जैसा नहीं रहता, तो ऐसे में भी उन्हें वैक्सीनेशन लेने से पहले अपने डॉक्टर्स को बताना होगा कि मेरा ब्लड प्रेशर ये था या ये है? नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कुछ। जी, क्योंकि वैक्सीनेशन हम सबको प्रोटेक्शन देने के लिए दे रहे हैं। जो जैसे जिसको ब्लड प्रेशर है भी, हम उनको भी वैक्सीनेशन देते हैं। क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर है तो आप अपनी दवाइयां नॉर्मली खा भी रहे होते हैं, आप ट्रीटमेंट ले भी रहे होते हैं, तो उस ट्रीटमेंट के साथ आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। वैक्सीनेशन के बाद भी आपको वो ट्रीटमेंट तो लेना पड़ेगा, तभी आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। जी। ऐसे जो डायबिटिक मदर्स हैं, वो जो अपनी नॉर्मल दवाइयां ले रही हैं उसके साथ वैक्सीनेशन लगवा सकती हैं। जी, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। इस समय आप सुन रहे हैं कोरोना जागरूकता श्रृंखला। हमारे साथ है वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर माला श्रीवास्तव, जो कि एक महिला रोग विशेषज्ञ हैं। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं 1800-115767 पर। इसके अलावा आप 23314444 पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। आइए अब हम मध्य प्रदेश के रीवा का रुख करते हैं। वहां से हमारे पहले कॉलर जो है वीरेंद्र सिंह हमसे जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र सिंह जी, स्वागत है आपका आज किस कार्यक्रम में? जी सर, नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अपने देश में पोलियो का निराकरण या अभियान चलाया गया और उसी प्रकार तपेदिक का ऐसे मतलब मेडिसिन आया और अपने देश से एकदम खत्म की कगार पर पहुंच गया, तो क्या सरकार या तो कुछ ऐसा सिस्टम बना रही है कि मतलब कोरोना के लिए कि इसको कुछ आने वाले समय में इसको खत्म किया जाए? जी, डॉक्टर ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से पोलियो और तपेदिक की बीमारियों का खात्मा हो चुका है लगभग, तो ऐसे क्या आने वाले वक्त में जिस तरह से वैक्सीनेशन किया जा रहा है तो हम कोरोना को भी मात दे सकते हैं? हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यही लक्ष्य है कि 100% वैक्सीनेशन सबको लग जाए और हमारा लक्ष्य है, टारगेट है शायद दिसंबर तक हम ये अचीव कर सके। इसलिए वॉर फुट पर हम चारों तरफ वैक्सीनेशन लगा रहे हैं। हम जागरूकता भी दे रहे हैं, हम सबको प्रोत्साहित भी कर रहे हैं कि आप आइए अपने टाइम पर वैक्सीनेशन लगवाइए, इससे डरने की जरूरत नहीं है। हम वैक्सीनेशन के द्वारा ही इस बीमारी को मात दे सकते हैं। जी, और जिस तरह से देश में अब मामलों में कुछ कमी सी नजर आ रही है, उसमें वैक्सीनेशन का बहुत ही अहम रोल है डॉक्टर। हाँ, बिल्कुल। जी, आइए उत्तर प्रदेश के रामपुर चलते हैं और अनिल शर्मा से जानते हैं कि उनकी क्या जिज्ञासा है, उनके क्या प्रश्न है। अनिल जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, क्या जानना चाहेंगे आप? सर, मैं ग्राम धनुपुरा, जिला रामपुर से आपका निश्चरामान बात कर रहा हूँ। जी सर, मेरा यही जानना है सर, वैक्सीन जो लगवाई जा रही थी हर गांव के अंदर कैंप जो लग रहे थे सर, तो अब तो सर
कैंप नहीं लग रहे हैं और वैक्सीन तो लगाई जा रही है, हॉस्पिटलों के अंदर लगाई जा रही है सर। तो मेरा यही कहना है क्योंकि गाँवों में दोबारा से कैंप लगाए जाए तो सर बहुत अच्छा रहेगा। और क्योंकि बहुत सारे लोग वैक्सीन लगवा भी रहे हैं और बहुत सारे नहीं लगवा रहे हैं, तो मेरा यही कहना है क्योंकि वैक्सीन जरूर लगवाएं। जी डॉक्टर, इनके साथ साथ हम एक और प्रश्न भी ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से दिनेश कुमार शर्मा। दिनेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार साहब। नमस्कार दिनेश जी, क्या जानना चाहेंगे आप? मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहता हूँ, वैक्सीन लगवाने के बाद क्या बालों के झड़ने की समस्या भी आती है? जी डॉक्टर, ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वैक्सीन लगवाने के बाद बालों के झड़ना नहीं होता है। ये बालों का झड़ना आपका किसी और कारण से होगा। जी डॉक्टर, कई मरीज या कई व्यक्ति ऐसे भी देखने में आ रहे हैं, सुनने में आ रहे हैं, जो बात करते हैं कि भाई वैक्सीन लगाने के बाद हमें बहुत वीकनेस आ गई है, हमें पहले तो ऐसी वीकनेस नहीं होती थी। क्या ये सब भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं क्या वैक्सीनेशन के? नहीं, ऐसा कोई वैक्सीनेशन से वीकनेस आने के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। उनको वीकनेस किसी और कारण से भी हो सकता है। वैक्सीनेशन का साइड इफेक्ट होता है थोड़ा फीवर आना, थोड़ा सा पेन होना, कई बार 1 दिन या 2 दिन के लिए लूज मोशन भी हो सकता है। लेकिन वीकनेस, लॉन्ग टर्म वीकनेस आना ऐसा नहीं है। हो सकता है उनको फीवर आया हो, इसलिए उनको जैसे मैलेज कहते हैं या वीकनेस कहते हैं, उस टाइप की फीलिंग 1 या 2 दिन रही हो। लेकिन अदरवाइज ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है कि लॉन्ग टर्म वीकनेस रहे। जी हमारे अगले श्रोता हैं मोहम्मद यामीन लोनी से। मोहम्मद यामीन जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार जी। नमस्कार, क्या जानना चाहेंगे आप? सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि आजकल वायरल चल रहा है, तो हमें कैसी जानकारी हो कि ये मतलब कोरोना संक्रमित हो गए हैं या वायरल है? थोड़ा इसके बारे में बताएं। जुकाम खांसी बहुत ज्यादा चल रहा है, बुखार बहुत चल रहा है। डॉक्टर, बदलता मौसम है और एक बहुत ही आम समस्या है और वहीं से प्रश्न भी उठ रहा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक आम मौसमी बुखार है या कोरोना है, या फिर इसके लिए भी हमें कोई टेस्ट कराना होगा? कोरोना के लिए तो टेस्ट ही कराना पड़ता है, क्योंकि उसके बगैर पता नहीं चलता है। क्योंकि इसके लक्षण जो होते हैं आम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ही लक्षण होते हैं। माने खांसी आना, सूखी खांसी आना, या सांस में तकलीफ होना, या और कोई प्रॉब्लम होना, फीवर आना, जो कि इन्फ्लुएंजा के से भी काफी मैच करता है। अभी H1N1 भी फैला हुआ है, फ्लू भी फैला हुआ है, क्योंकि बरसात का मौसम है, इसमें मौसमी बुखार भी होते हैं। तो कोविड को पता करने के लिए हमें टेस्ट ही करवाना पड़ता है, इसके अलावा हमें कोई पता नहीं चलता है। तो ये बहुत आवश्यक है। कई पेशेंट्स होते हैं जिनमें माइल्ड इन्फेक्शन ही होता है, कुछ नहीं हुआ, खाली नाक बंद हो गई, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ खाली भूख बंद हो गई। तो हमें नहीं पता चलेगा अनलेस कि हम टेस्ट कराएं। जी हमारे अगले श्रोता है मध्य प्रदेश से करण। मध्य प्रदेश से करण जी। करण जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते, क्या जानना चाहेंगे आप? सर मैं ये जानना चाह रहा था कि मतलब मुझे कोविड जो है, मुझे कोविड के सिम्टम्स हो गए थे मतलब 24 अप्रैल को। तो उसके बाद फिर मतलब उसकी रैपिड जो मतलब वो आई क्या रिपोर्ट मतलब 9 मई को आई। जी तो सर अब टीका मुझे कब लगवाना चाहिए, वैक्सीनेशन कब करवाना चाहिए था? जी डॉक्टर, 24 अप्रैल को इन्हें कोविड के लक्षण थे, 9 तारीख को इनकी कोविड की रिपोर्ट आई। तो अब कब ये वैक्सीन लगवा सकते हैं, कितने महीने? 9 तारीख से 90 डेज के बाद। जी मैंने जिस दिन आपकी रिपोर्ट आई उस दिन से लेकर 90 डेज के बाद, 3 महीने के बाद आपको वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए। तभी आपका वैक्सीन काम करेगा, नहीं तो वैक्सीन काम नहीं करेगा। जी तो इसका मतलब डॉक्टर कोई भी वैक्सीन लगवा सकते हैं ये? हाँ जी बोलिए। कोवैक्सीन भी लगवा सकते हैं, कोविशील्ड या स्पुतनिक, कोई भी वैक्सीन लगवा सकते हैं? हाँ, कोई भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि ये नहीं लगवा सकते या वो नहीं लगवा सकते। लेकिन जिस दिन रिपोर्ट आई उस दिन से काउंट करके 90 डेज के बाद। तो जिस दिन आपकी रिपोर्ट आई है उससे 90 दिन काउंट करने के बाद आप कोई भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। आइए अब कश्मीर का रुख करते हैं। वहां से रंजीत सिंह तोमर हमसे जुड़ चुके हैं अपने सवाल के साथ। रंजीत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या जानना चाहेंगे रंजीत जी? सर डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे ये वैक्सीन के बारे में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे भ्रम फैला रहे हैं। जी, क्या भ्रम फैला रहे हैं? तो
बोलते हैं कि बोला ये इससे जो है मतलब नपुंसकता तक आ जाती है, इस तरह की बातें फैलाई गई हैं। हमने यहाँ पे हम एक दो लोगों ने बताया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? प्लीज थोड़ा बताइएगा। डॉक्टर थोड़ा विशेषकर नहीं ये है, ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता है। फर्टिलिटी पर इस वैक्सीन का कोई असर नहीं होता है। ये वैक्सीन जो है पूरी तरह से सुरक्षित वैक्सीन है, आप ले सकते हैं। बिल्कुल सेफ है जी। डॉक्टर हम वापस अपनी चर्चा का रुख करते हैं। हम गर्भवती महिलाओं पे एक बार फिर बात करना चाहेंगे। गर्भधारण के दौरान और उस पीरियड में अगर किसी महिला को कोरोना हुआ और उसके बाद कोरोना उनको ठीक हो गया, तो क्या उनमें कुछ पोस्ट कोविड लक्षण भी नजर आते हैं क्या डॉक्टर? सब लोगों में पोस्ट कोविड लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट किसी को भी पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे कुछ लोगों को कोविड के बाद वीकनेस काफी दिन तक रहती है, कुछ लोगों को खांसी काफी दिन तक रहती है, कुछ लोगों को हार्ट में प्रॉब्लम रहती है, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, कुछ लोगों का शुगर थोड़ा ज्यादा रहता है काफी दिनों तक कोविड के बाद में। तो थोड़ा पोस्ट कोविड इफेक्ट्स कुछ लोगों को रह जाते हैं, सबको नहीं होते लेकिन कुछ लोगों को हो जाते हैं। क्यों होते हैं ये डिपेंड करता है कि उसकी इम्यूनिटी कितनी है। पहले से तो उसका कोई हार्ट वीक तो नहीं था, उसको लंग वीक तो नहीं थे, तो उसके बाद कोविड में उस ऑर्गन पर ज्यादा असर करता है। जी। तो पोस्ट कोविड लक्षण रहते हैं, कुछ लोगों को रहते हैं, सबको नहीं रहते। दिल्ली के गांधीनगर से धर्मवीर जी का सवाल हम सुनते हैं, जानते हैं कि उनकी क्या जिज्ञासा है। धर्मवीर जी स्वागत है आपका। नवीन जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब नमस्कार। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे कि आपके द्वारा बताया कि हाथ धोने चाहिए, साबुन से सैनिटाइज करना चाहिए, क्या हम अपने मास्क को धोते हैं तो मास्क को हम अपने सैनिटाइज भी कर सकते हैं अगर धोने की व्यवस्था ना मिले? और अगर हमें रास्ते में भीड़ से जाना पड़े, आजकल बहुत भीड़ हो गई है मेट्रो में, बसों में, तो बाजार भी खुल गए, कि हम अपना मास्क उतार के कहीं सेफ जगह में जाके हम अपने मास्क को 2-4 बार अपना सैनिटाइज कर सकते हैं जैसे हाथ को करते हैं? और दूसरा सवाल ये है कि कौन व्यक्ति कौन सी ऐसी बीमारी हो कि जिसको वैक्सीन लेने में दिक्कत है, उसके बारे में बताएं। जैसे स्किन प्रॉब्लम होती है, दांत खांसी, बिजली, ऐसे आपने बताया कि इसमें इंजेक्शन लेने में थोड़ा सावधानी रखनी पड़ती है। धन्यवाद डॉक्टर। पहला सवाल कि क्या मास्क को भी सैनिटाइज किया जा सकता है? नॉर्मली हम लोग जो कहते हैं कि N95 जो है हम लोग 4 या 5 ऑर्डर में रखते हैं, 1 2 3 4 5 करके लिख कर रखते हैं। तो एक मास्क जैसे आज पहना, सेकंड मास्क नंबर 2 का मास्क कल पहना, तीसरा नंबर 3 का मास्क पहना, फिर चौथे दिन 4 नंबर का मास्क पहना, 5वें दिन 5 नंबर का मास्क पहना, फिर उसके बाद फिर हम नंबर 1 का मास्क पहन सकते हैं। जी हेलो, हाँ जी सुन रहे हैं हम। तो 1 2 3 4 5 फिर 1 2 3 4 5 फिर 1 2 3 4 5 फिर 1 2 3 4 5। एक मास्क 4 बार पहन सकते हैं बारी बारी से, 5th डे या 6th डे, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली सैनिटाइज हो जाता है। जी, तो यही सही तरीका है मास्कों को पहनने का और मास्क को बदलने का। अगर आपने पहला वाला मास्क जो है 5 दिन बाद, N95 की मैं बात कर रही हूं, N95, अगर सर्जिकल मास्क होता है तो वो एक दिन ही पहनना जाता है, सेकेंड डे उसको नहीं यूज कर सकते। यानी कि आपको उसको सैनिटाइज नहीं करना है, आपको सिर्फ सर्जिकल मास्क एक ही दिन पहनना है। और अगर N95 मास्क है तो आप कम से कम पहला वाला मास्क जो है उसे 5वें दिन उपयोग में ला सकते हैं। और उसको सिर्फ 4 बार ही यूज करना है, 5वीं बार नहीं यूज करना है। अगर आप कपड़े का मास्क यूज कर रहे हैं, जैसे आजकल काफी लोग यूज करते हैं, अगर वैसे कपड़े का मास्क प्रोटेक्शन ज्यादा नहीं देता है, लेकिन अगर आप कपड़े का मास्क यूज करें तो उसके साथ आपको सर्जिकल मास्क यूज करना चाहिए, यानी डबल मास्क। अगर आप कपड़े का मास्क यूज कर रहे हैं तो उसको रोज धोना है और धूप में सिखाना है और आयरन करके गर्म उससे उसको आयरन भी करना है। जी डॉक्टर, जिस तरह से अब बहुत सारी चीजें जो है आवाजाही खुल चुकी है, मेट्रोस खुल चुकी हैं और मार्केट्स भी खुल चुके हैं कई जगहों पर, तो ऐसे में अब क्या कुछ एक्स्ट्रा सावधानी की, एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस की हमें जरूरत है? क्योंकि लोग ये मान बैठे हैं कि अब कोरोना की कोई वेव नहीं आएगी, कोरोना चला गया है, इसीलिए ये भी सभी चीजें अब धीरे धीरे खुल रही हैं। फिर भी हम कहेंगे कि कोरोना प्रोटोकॉल्स हमें यूज करना चाहिए।
बहुत जरूरी हो तभी घर से निकलें जी, क्योंकि अगर आपको काम काज में जाना जरूरी है, आपको वर्क प्लेस में जाना जरूरी है, तब तो आप जरूर जाएं। लेकिन अगर आपको मार्केट में जाना जरूरी नहीं है तो मार्केट में कृपया मत जाइए जी। घूमने अभी प्रिकॉशन के साथ ही घूमने जाइए। अगर आप अवॉइड कर सकते हैं कहीं ट्रैवलिंग तो प्लीज अवॉइड करें। और अब जाएं तो मास्क पहनकर जाएं, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करें और सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन करें जी। मास्क उतारकर खाना पीना पब्लिक प्लेस में ना करें, क्योंकि जहां आपने मास्क उतारा वहां आपका प्रोटेक्शन चला गया। आइए उत्तर जितना भी प्रदेश हो के सके पब्लिक प्लेस में खाना पीना ना करें, उत्तर ताकि प्रदेश आपको के मास्क ना उतारना जी पड़े। जी डॉक्टर, उत्तर प्रदेश के बड़ौद से महेश शर्मा, आइए सुनते हैं उनका क्या सवाल है। महेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं मालूम करना चाह रहा हूँ जी, सूंघने की शक्ति खत्म हो जाना और जो है खुशबू का पता न लगना, क्या कोरोना के लक्षण है? जिसको हो जाता है कितने दिन के बाद वापस आ जाते हैं दोनों? जी डॉक्टर माला। सूंघने की शक्ति जो खत्म होती है, ये कोरोना के लक्षण हो सकते हैं, लेकिन बिना टेस्ट किए हम डायग्नोसिस नहीं बनाते हैं। और जब कोरोना खत्म हो जाता है तो धीरे धीरे ये शक्तियां वापस भी आ जाती हैं। कुछ लोगों को हफ्ते भर में आती हैं, कुछ लोगों को 10 दिन में, कुछ लोगों को 2 हफ्ते में। जी। सबको सूंघने की शक्ति नहीं जाती है, सबको होएगा ही ऐसा कोविड के साथ नहीं होता है। कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है। इस समय आप सुन रहे हैं कोरोना जागरूकता श्रृंखला और हमारे साथ हैं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर माला श्रीवास्तव। आइए अब अपने अगले श्रोताओं का रुख करते हैं, सीधा चलते हैं हम जमशेदपुर। वहां से साधु चरण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साधु जी, स्वागत है आपका। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब को नमस्कार सर। नमस्कार साधु जी, क्या जानना चाहते हैं आप? जी जी, भारत सरकार को सर 5 वैक्सीन मिल गया है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक, मोडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन। जी जी सर, तो कोविशील्ड में थोड़ा साइड इफेक्ट हो रहा है सर, किसी को बुखार हो रहा, बदन दर्द हो रहा, सिर दर्द हो रहा है सर, क्या दवाई लेना चाहिए सर? जी डॉक्टर, ये जानना चाहते हैं कि कोविशील्ड के बारे में। बॉडी एक हो रहा है, हेडेक हो रहा है, उसमें क्रोसिन ले सकते हैं। 500 मिलीग्राम की क्रोसिन ले सकते हैं या 650 मिलीग्राम की क्रोसिन ले सकते हैं। उससे बदन दर्द, सर दर्द, ये सब जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। जी डॉक्टर माला, अक्सर देखा गया है कि वैक्सीन लेने के बाद जो है लोग कहते हैं कि मुझे बुखार नहीं आया, या कोई कहता है कि मुझे बुखार आया है। जिसे बुखार नहीं आया वो कहते हैं कि भाई मेरे ऊपर तो वैक्सीन का कोई असर ही नहीं है, और जिन्हें बुखार आया है वो कहते हैं कि हमारे ऊपर वैक्सीन का असर है। क्या कहेंगे आप? ह्यूमन बॉडी, एवरीवन इज डिफरेंट। जी, है कि नहीं? सबका रिएक्शन भी अलग होता है, सबकी इम्यूनिटी भी अलग होती है, तो वैक्सीन का असर भी सब पर अलग अलग होता है। डेफिनेटली वैक्सीन का मकसद है कि आपके बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाए, एंटीबॉडीज कोविड के अगेंस्ट बढ़ाए। तो वो होता है, वो असर करेगी, चाहे आपको बुखार आए चाहे ना आए। जी, आपकी डेफिनेटली इम्यूनिटी बढ़ेगी। आइए अब उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ चलते हैं, वहां से दुर्गा प्रसाद उपाध्याय जी को सुनते हैं। क्या जानना चाहते हैं? दुर्गा जी, स्वागत है आपका। आपको नमस्कार। सब नमस्कार। मेहरबानी है, मेरा रेडियो खराब है, मोबाइल पर बता दीजिए। छोटा सा प्रश्न है। जी कहिए। मोबाइल पर है। हाँ। मैं कोवैक्सीन का पहला डोज लिया जी 13 मई को। 10 जून को दूसरे डोज का ड्यू हो गया। उसके बाद मुझको 2 राउंड मलेरिया हो गया। तो दूसरा डोज लेने हमको 2 महीने का लेट हो गया आज। अब मैं क्या करूं, लूं कि न लूं, कैसे क्या करूं? बस 2 महीने का लेट हो गया दूसरा डोज लेने में। जी डॉक्टर माला। कोवैक्सीन का। जी, कोई बात नहीं, अगर आपको लेट हो गया बिकॉज आपको मलेरिया हो गया था, तो आप अभी भी इसको वैक्सीन ले सकते हैं, आपको असर करेगा। डॉक्टर साहब 2 महीना लेट हो गया है। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। दूसरा डोज ले लें। किसी कारण से लेट हुआ है ना, तो फिर आप ले सकते हैं, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, आपको फिर भी असर करेगा। जी, अच्छा, पहले वाला खत्म नहीं हो गया होगा? नहीं, आपको असर करेगा, आप करें। आइए अब हम अपने अगले श्रोता को अपने साथ जोड़ते हैं। ये हैं केशव
और सुनते हैं इनका क्या सवाल है। केशव जी, स्वागत है आपका। सर नमस्ते। नमस्ते, क्या जानना चाहते हैं केशव जी? सर जैसे मेरे को सर एलर्जी हो रही है, स्किन एलर्जी। तो जैसे सर अभी हमने डोज ली नहीं है अभी कोरोना की, 24 साल एज है सर मेरी। तो सर अगर हम वो डोज लेंगे तो सर उसमें कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं हुई? जी डॉक्टर, ये एक आम समस्या है लोगों में, कहते हैं कि एलर्जी है और किसी तरह की दांत खाज या खुजली है, तो क्या हम वैक्सीन ले सकते हैं? कृपया ये बताएं कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें वैक्सीन अभी नहीं लेनी चाहिए? जिनको एक्टिव डिजीज हो, कोई एक्टिव HIV है। हेलो जी जी कहिए। जिनको एक्टिव डिजीज हो, बुखार हो, फीवर हो, तो उनको वैक्सीन अभी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन एलर्जी अगर काफी दिनों से चल रही है जी, तो अपने डॉक्टर की परामर्श से, जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है उसके परामर्श के बाद ले सकते हैं जी, क्योंकि वो लोग फिर कुछ एलर्जी टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि आपका रिएक्शन कैसा है, फिर आपको ग्रीन सिग्नल देंगे एग्जामिन करके कि आप वैक्सीन ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। जी आइए उत्तर प्रदेश के बागपत चलते हैं और विकास जी से उनका सवाल सुनते हैं। विकास जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार। नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं विकास जी? सर मैंने अपना कोविडशील्ड का पहला डोज ले लिया है परसों। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहिए क्या जानना चाहेंगे आप? सर तो मुझे बुखार हो गया कल और आज। तो सर आज अब मैं शाम के टाइम ठीक हूँ, तो कल से मैं अपनी एक्सरसाइज शुरू कर सकता हूँ फिर दोबारा? डॉक्टर इन्होंने वैक्सीन लिया है कोविशील्ड का, बुखार था, ठीक हो गया, अब ये क्या अपनी नॉर्मल एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। आप अपनी नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। जो एक्सरसाइज आप पहले करते थे, आप यूज्ड टू थे, आप वो एक्सरसाइज डेफिनेटली कर सकते हैं। जी डॉक्टर, अब बाजार पूरी तरह से देश में खुल चुके हैं, बहुत सारी गतिविधियां भी अब धीरे धीरे खुल रही हैं, त्योहारों का सीजन भी अब आने वाला है, ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को? कोविड एक बहुत भयंकर बीमारी है, इससे बचना ही बेटर है, क्योंकि ये कौन सा रुख लेगा थर्ड वेव में हमें पता नहीं, कौन सा वेरिएंट आएगा हमें पता नहीं। सेकेंड वेव बहुत बुरी थी, बहुत लोगों की जान गई है, बहुत परेशान हुए हैं हमारे लोग, और डॉक्टर्स भी हम लोग बहुत परेशान हुए हैं क्योंकि हम ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए अभी भी बीमारी गई नहीं है, सावधानी अभी भी जरूरी है। बहुत जरूरी हो तभी आप घर से निकलें, मास्क जरूर लगाएं, हैंड सैनिटाइज जरूर करें और सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन करें। पब्लिक प्लेसेस में खाना पीना, पार्टी गैदरिंग ना करें तो ज्यादा अच्छा है। हम लोग को बचना ही बेस्ट है। वैक्सीन जरूर लगवाएं, प्रिकॉशन से ही हम इस बीमारी से बच सकते हैं। ये खराब बीमारी है, जानलेवा बीमारी है, किस पर कितनी भारी पड़ेगी कहा नहीं जा सकता है। यंग लाइफ भी हमने खोई है सेकेंड वेव में, इसलिए हमें ये नहीं कह सकते कि यंग लोगों को तकलीफ नहीं होगी। एंड इट्स वेरी पेनफुल व्हेन यंग लाइव्स आर लॉस्ट। जी डॉक्टर माला, इसलिए प्रिवेंशन ही इसका उपाय है। जी डॉक्टर माला, हमसे जुड़ने के लिए और अपनी विशेष राय हमारे साथ साझा करने के लिए और हमारे लिसनर्स के सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुड नाइट। हम अपने सुनने वालों को बता दें कि कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567 और मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804611007। बहरहाल आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दे इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थी वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर माला श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।